जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने अपने शो के इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि शो के सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। उनसे जानेंगे कि बच्चों में जो खून की कमी हो जाती है उसकी अलामात क्या होती हैं, उसका इलाज किस तरह हो सकता है, और सबसे अहम बात है कि वालिदैन कैसे जाने कि उनके बच्चे के अंदर खून की कमी है। तो बढ़ते हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं जी? मैं ठीक ठाक, खूबसूरत। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप जो ये लफ्ज कहते हैं ना, ये अल्फाज, आपका जुमला जो है वो हमारा दिन बना देता है। थैंक यू सो मच। बनाना भी चाहिए। आप और शेफ नौरीन जो है जो काम कर रही होती हैं और खूबसूरती से प्रेजेंट करती हैं और खूबसूरती से ड्रेसअप होती हैं। मैंने तो आज तक किसी शेफ को इस तरह किसी टीवी प्रोग्राम में देखा ही नहीं है कि इस तरह ड्रेसअप हो। देखिए माशाल्लाह, ये मेट्रो वन न्यूज का कमाल है, हमारे पूरे चैनल का। मेट्रो वन न्यूज की एक स्पेशलिटी हमेशा है कि दे डू द बेस्ट। वेरी नाइस, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि खून की कमी, हमारा जो मौजू है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि खून की कमी जो है वो अक्सर बच्चों में होती है, लेकिन वालिदैन को शनाख्त ही नहीं हो पाती कि हमारे बच्चे के अंदर खून की कमी है। तो सबसे पहले वालिदैन पहचाने कैसे, क्या अलामात होंगी कि उनके बच्चे के अंदर खून की कमी है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत नाजुक टॉपिक कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हटके एक टॉपिक होता है कि किस तरह पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, खून की कमी हो गई। तो पहले तो स्टार्ट होता है आपकी हमेशा प्रेगनेंसी से, ठीक है, और फिर स्टार्ट होता है फीड से कि माँ ने कितना फीड कराया, प्रेगनेंसी में माँ ने न्यूट्रिशन कितनी ली है, माँ ने आयरन लेवल माँ का कैसा था, या माँ जो है वो कितना आयरन प्रोडक्ट लेती थी प्रेगनेंसी में। बच्चा जब पैदा होगा और 6 महीने तक वो माँ की तो हीमोग्लोबिन ले रहा होता है, 6 महीने बाद एक असरअंदाज होता है जब हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, और इसके बाद जो फीचर्स शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले तो जब छोटा बच्चा होता है तो ऐसे हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब बच्चा खड़ा होना शुरू होता है या खाने पीने पे आता है तब ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, 6 महीने का एक छोटा सा एक आपको मिसाल बता दूं। 6 महीने के बच्चे का एक अंदाज़ा आप बता दें कि एक किस तरह इसको डायग्नोस करते हैं। वो ये है कि 6 महीने का बच्चा जब होता है तो हमारी पहली डायग्नोसिस बनती है कि बच्चा थोड़ा सा फीड लेना कम कर देता है। अच्छा, थोड़ा सा सांस इसका तेज होना शुरू हो जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। एज फार एज के 6 महीने के बच्चे को हीमोग्लोबिन इतना असरअंदाज नहीं करता, ठीक है, बट स्टिल ये थोड़े से फीचर्स हैं, अच्छा, जो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते हैं। अब फर्ज करें कि एक हीमोग्लोबिन बच्चे का होना चाहिए 13, वो बच्चे का हो गया 8, 9 हो गया 6 महीने के बच्चे का। अब हमने नोट नहीं किया या माँ को पता नहीं चला या जो डॉक्टर था जिसने एवेल्यूएट किया था उसको नहीं पता चला। ऑफ कोर्स 6 महीने के बच्चे को हम एवेल्यूएट नहीं करते हैं, उनको नहीं पता चला और हमने जो है उसको 6 महीने से गुजार के 1.5 साल तक गुजार दिया। अच्छा। 1 साल निकाल दिया। अब कई दफ़ा ये वाले बच्चे, एक और भी एक वजह होती है जिसकी वजह ये होती है निगलेक्टेड। अच्छा जी, पहला वाला बच्चा लाड प्यार में निगलेक्टेड होता है और लास्ट वाला बच्चा वैसे ही निगलेक्टेड होता है। बिल्कुल। तो बीच वाले बच्चे तो सेटल्ड होते हैं जी, क्योंकि उनके डिमांड एंड ऑफर वाला बहुत बड़ा चक्कर होता है कि उनको ऑफर ही किया जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारी मुल्क में बच्चों का रिवाज ज्यादा है, तो 4-5 बच्चे तो नॉर्मल है, 4 बच्चे तो नॉर्मल है हर घर में ज्यादातर। तो जो 2 बच्चे जो बीच के होते हैं वो तो बहुत सेटल्ड होते हैं। तो पहला वाला बच्चा जो पैदा हुआ होता है, अब उसमें भी क्लास है, अगर मीडियम क्लास है या अपर क्लास है, अपर क्लास वाले बच्चे ज्यादा एनेमिक हमें मिलते हैं, बिल्कुल, और लोअर क्लास वाले एनेमिक मिलते हैं। मीडियम क्लास वाले एनेमिक नहीं मिलते क्योंकि वही वहाँ पे डिमांड एंड ऑफर वाला चक्कर है कि डिमांड एंड ऑफर पूरी नहीं की जाती, बिल्कुल सही, ऑफर किया जाता है, डिमांड का कोई चक्कर नहीं है। जो लोअर क्लास वाले हैं उनका एक प्रॉब्लम है, उनको खाना पीना ही कम मिलता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जो हाई क्लास होंगे वो खाते ही ऐसी चीज़ें जंक फूड जिनकी वजह से वो स्टार्ट ही ऐसी ग़िज़ा से करते हैं जो बाहर जो आपने देखा होगा शेल्फ में इम्पोर्टेड चीज़ें मिल रही होती हैं, वो आपके कैलोरीज को तो मेंटेन करते हैं बट आपके जो विटामिन हैं उसको मेंटेन नहीं करते हैं। सेकेंडली कुछ घरों में एक चीज़ होती है जिसमें एक जब पैदा होता है 3 महीने का हुआ बच्चे को आपने माँ का दूध अगर नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि भैंस का दूध दे दें, गाय का दूध इधर नहीं मिलता है तो भैंस का दूध दे दें, ठीक है। वो भी एक सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कराता है। जब वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कराता है या थोड़ा सा ब्लड लॉस करता है स्टूल में, अच्छा, तब भी आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगा, ठीक है। सेकेंडली का ड्रॉप होने की वजह जो है वो आपके
दूसरे एग्जा जो हैं, अगर आपने यानी खाने पीने में आपने चीजें कम कर दी, माँ ने अभी तो माँ दूध पिला रही है, अभी तो हम 6 महीने तक पहुंचे, ठीक है, तो 6 महीने तक अगर आपने माँ ने दूध पिला रही है, या 3 महीने से भैंस का दूध साथ में ऐड कर दिया जिस तरह लोग करते हैं, या टॉप फीड कर दिया, टॉप फीड में डायरिया हो गया, नमूनिया हो गया, जहाँ वेट बढ़ रहा है फिर दोबारा वेट कम हो रहा है। इसी तरह कुछ बच्चे प्री टर्म लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, ठीक है, उनको, या किसी बच्चे को गर्ड होता है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, जो जैसे फीड किया और बाहर निकाल दिया, जी जी, इसमें भी सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब आ जाए, बच्चा 1 साल गुजर गया, 1.5 साल का हो गया, अब बच्चे की माइलस्टोन्स डेवलप प्रॉपर नहीं हुए, स्लो माइलस्टोन्स थे, ओके, स्लो डेवलपमेंट थी, स्लो आईक्यू लेवल था, हाइट अच्छी नहीं बढ़ी, आईक्यू लेवल डेवलप्ड अच्छा नहीं हुआ, तो आपको उसी वक्त अंदाजा करना चाहिए कि कहाँ कौन सा हमारा विटामिन शॉर्ट हुआ हुआ इसमें, ठीक है, तो आपको उसको डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, जिसको इसको इल्म हो कि कौन सा इसको विटामिन से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और आपको क्या कैसे बताऊं कि बीमारी से ज़्यादा हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ज़्यादा हम ठीक कर सकते हैं ग़िज़ाइयत पे, न्यूट्रिशन पे, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे देंगे, मुल्क में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, एग्जैक्टली, तो न्यूट्रिशन को आप प्रॉपर करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। लोग, तो डॉक्टर साहब नॉर्मल, मतलब जब घरों में नॉर्मल जो अलामात होती है ना, मतलब कि भाई बाज लोग हाथ देखते हैं बच्चों के कि वो हमारे हाथ से हम मुवाजना करते हैं कि वो रेड है या नहीं है, हाथ देख के भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड कैसा है, जी, और आंखों के जो नीचे वो फोटो में देखते हैं, वो जो डॉक्टर्स भी चेक करते हैं, माएँ अक्सर वैसे भी देखती हैं कि आंखें जो है वो कैसे पता चलता है, मतलब एक घरेलू जो शनाख्त होती है ना, माँ को जैसे अलार्मिंग अलर्ट हो जाए कि भाई अब जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास। देखिए, एक तो जो माइल्ड हीमोग्लोबिन है वो नहीं पता चलता, ठीक है, और माइल्ड से ही मॉडरेट पे जाता है, मॉडरेट से ही सीवियर पे चला जाता है, ओके। अच्छा, कई दफा हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं 5 और 6 हीमोग्लोबिन के साथ, और उनको हमारा टारगेट होता है कि 10 तक हमें ले जाना है, ठीक है, लेकिन होता ये है कि 10 तक ले जाने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ओके। यहाँ पे इलिटरेसी की वजह से प्रॉब्लम ये है कि जब हम ब्लड की बात करते हैं तो लोगों के कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाते हैं, डर जाते हैं, हाँ। लोगों का कॉन्सेप्ट ही डॉक्टर के लिए चेंज हो जाता है, वो मसीहा की जगह पे जो है वो खून लगाने वाला डॉक्टर बन जाता है, जी। तो एक ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है, उस पर काउंसलिंग करनी पड़ती है, 1 दिन 2 दिन काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपका हीमोग्लोबिन 10 से अबव होना चाहिए, वो बेहतर है। लेकिन अगर कम हो गया अचानक, एक तो आप पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कहाँ क्या पता चलता है। अच्छा, पता ऐसे चलता इसी के साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई फरमाइएगा। जी मैं फारूक बात कर रहा हूँ करंजी कराची से। जी फारूक भाई। मेरा एक बेटा है, माशाल्लाह 9-10 साल का है जी। उसको खाता है माशाल्लाह, लेकिन हजम नहीं होता, फौरन बाथरूम जाता है। जब भी वो खाना खाएगा या नाश्ता करेगा फौरन बाथरूम चला जाएगा, फौरन वॉशरूम चले जाते हैं। अच्छा जी ठीक है। तो ये मतलब उनका वजन कितना है, वेट कितना है उनका? वेट कमजोर है थोड़े, ठीक है। ज्यादा उन्हें 10 साल का बच्चा है, आप अंदाजा कर लेकिन वेट क्या होगा, कद भी नहीं बढ़ रहा था माशाल्लाह, बाकी घर में सबसे कद बड़े हैं, ठीक है, कमजोर है बच्चा। अच्छा तो आपने जो खाता है वो हजम नहीं हो रहा। ओके, आपने वेट वगैरह कराया उनका? तो पता तो होगा आपको कि वेट कितना है? नहीं बेटा अभी वेट मैंने नहीं कराया था, वेट साल का है? के बाद मैंने अभी तक बच्चा हो गया माशाल्लाह, 5वीं क्लास में चला गया। ओके, पढ़ाई वगैरह में ठीक है वो? पढ़ाई में सही है, खाली यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नाश्ता करेगा फोन करके भागेगा बाथरूम, फिर खाना खाएगा फिर जाएगा। ओके, तो आप उनसे जो है वो पूछें कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चे से भी थोड़ा डिटेल में लें। मैंने पूछा है कि मैंने कब्ज है या बेटा कुछ है, तो कहते हैं अब कब्ज नहीं, कब बैठ जाता हूँ बस कब्ज भी होता है मुझे काफी। ओह चलें ठीक है, आप हमारा शो देखें फारूक भाई, हम आप डॉक्टर साहब से पूछ के आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कब्ज पे, कॉन्स्टिपेशन में बहुत बड़ा टॉपिक हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल, इसमें यही था कि कई दफा कब्ज अगर फंसा हुआ है और छोटी छोटी पोटियां जो है हर खाने के बाद आ जाती हैं या निकल जाती हैं, उनको कहते हैं एनकोप्रोसिस, जैसे कब्ज की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक देखना है। दूसरा मैल अब्जॉर्प्शन, ये इसको हम कहते हैं सिंपली कहते हैं खाना खाया और वॉशरूम चला गया, उसको कहते हैं मैल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि बच्चे को हजम नहीं हुआ या इंडाइजेशन हो गया। उसमें तरीका ये होता है, पहले तो आपको डायग्नोसिस करनी है कि इसकी स्टंट एंड ग्रोथ तो नहीं है, हाइट कैसी है, वेट कैसा है, और डेवलपमेंटल
डॉक्टर जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल का है वो और उनको वेट नहीं पता, लेकिन 10 साल के बच्चे का एवरेज वेट कितना होना चाहिए ताकि अगर वो कहीं से कराएं तो उनको पता चल जाए? 18 किलो। 18 किलो होना चाहिए। 10 to 28 kg। 28 kg होना चाहिए। ओके, 28 kg। और वो पढ़ाई वगैरह में भी ठीक है, हाइट भी वो कह रहे हैं कि उसकी मतलब प्रॉपर नहीं बढ़ रही, तो देखना पड़ेगा जब तक हम उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि स्टूल डीआर कराना होता है कि स्टूल में कोई इन्फेक्शंस, वॉर्म्स, सबसे हमारे जो मुल्क की जो सौगात है वो है वॉर्म्स जी। फिर हमें देखना होता है एच पाइलोरी तो नहीं है। इसके बाद हमें देखना है कि फैट लूजिंग सब्सटेंस तो नहीं आ रहा, म्यूकस तो नहीं आ रहा जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टूल में देखनी है। और पहले उन्होंने एक बात की कॉन्स्टिपेशन की, तो पहले तो रिवोल्यूट करना है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है और अगर छोटी छोटी पॉटियां जाके करता है, इसका मतलब कि इट मीन्स कि कॉन्स्टिपेशन है, इनकोपेरेसिस की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको इवेल्युएट करना ज़रूरी है डॉक्टर की क्लिनिक में कि कैसे जो है इसको ठीक किया जाए। तो हर चीज़, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक ना हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपको अब जो है वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है फारूक भाई। अब अपने बेटे को लेके फौरन डॉक्टर के पास जाइए और मालूम कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। ऑफ कोर्स जी। तो हम थे 1.5 साल का बच्चा जिसको डायग्नोसिस कैसे करना, आपने बताया पाम पे हम देखते हैं, ऑफ कोर्स पाम को कंपेयर करते हैं, आंखों की पटलियों को देखते हैं, ज़बान को चेक करते हैं, ज़बान बाहर निकाल के चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अच्छा। एक तो अगर छोटे छोटे दाने हैं, छोटे अगर, तो इसको हम देखते हैं कि एक तो वाइट हुई हुई है, अगर बिल्कुल जर्द हो रही है तो उसका मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ है। अगर थोड़ी छोटे छोटे दाने हैं तो इसमें B2, B6 और B12 की कमी हो सकती है। ओके। ऐसे ही अगर इसी तरह होंठ अगर वाइटिश हो रहे हैं तो भी हीमोग्लोबिन कमी है। अगर होंठ में चिलोसिस हो रहा है, ऐसे कट रहे हैं, या यहाँ एंगुलस स्टोमाटाइटिस हो रहा है, इसका मतलब सीवियर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है। ओके। अंदर बहुत सारे छाले बार बार पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विटामिन मेथाइल फोलेट जो है, फॉलिक एसिड जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ विटामिन से हम सेटल कर सकते हैं, उनके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती, विटामिन की जरूरत है। पहले तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो आपको विटामिन से भरपूर पूरा करना है उसको जी। तो ये हमने तो खून की कमी की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, जानते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि विटामिन B12 की कमी और उसकी अलामात और उसका इलाज। विटामिन B12 में सबसे जो खतरनाक चीज होती है वो होती है शिवरिंग। ओके। झुंझुनाहट, चुभन हाथों में, ये सबसे खतरनाक वजूहात हैं। अच्छा। और उस वजह से आपको थकन फील होती है, आपके जो पाँव हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है पाँव बहुत खिंच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अगर रात को लेट रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाँव जो है आपके बेड पे ही नहीं है, भारी पड़ जाएंगे। और चुभन, जब आप खड़े होंगे सडनली पाँव जो है आपके सुन्न हो जाएंगे। अच्छा। आपको बार बार पाँव को जो है हिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत खतरनाक वजूहात होती हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को B12 की कमी अभी अब डिकेड में देखें तो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोगों ने अपना B12 का लेवल कभी चेक कराया ही नहीं था, कभी चेक नहीं कराया ना। यहाँ पे कोई लोग नॉर्मली एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक नॉर्मल चेकअप करते हैं, लिख देते हैं CBC, थायराइड, विटामिन D, बस ये लिख दिया और टेस्ट करवा लिया। B12 जिनका नहीं होता, तो B12 मैंने बहुत सारे लोगों में देखा कि B12 कम हो जाता है। अच्छा। जो B12 की वजह से आपका हाजमा भी खराब हो जाता है, क्योंकि B12 आपकी जो पेट में आपके ग़िज़ायत को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। तो वो जो डाइजेशन है वो भी आपका B12 करा रहा होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अच्छा, साथ में कॉन्स्टिपेशन का भी लास्ट टाइम जैसे हमने जिक्र किया था, उसमें अगर आपके मोटिलिटी डिसऑर्डर है वो भी आपका B12 से ही होगा सही। तो B12, B6, B1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक वो कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ B कॉम्प्लेक्स है, हाई B कॉम्प्लेक्स है, जिससे आपके नर्व इम्पल्स बहुत सही रहते हैं। सेकेंडली आपके जो ब्रेन के बहुत सारे इश्यूज हैं, चक्कर आना, ब्रेन में डोपामिन सेरोटोनिन में जो डिफरेंसेस आते हैं, या आपके जो फिट्स पड़ रहे होते हैं,
या आपकी सनसनाहट, हल्की हल्की जो कानों में सनसनाहट आ रही होती है, ये सब B12 की कमी की वजह से हो रही होती है। अच्छा, B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन है, ठीक है, जो लोगों को नहीं इतना सीरियस लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो एक अलामत हो गई ना कि मतलब उनको बहुत ज्यादा फील होता है, पैरों में होता है, और आपने बताया स्टमक भी प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन इशू भी हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी अलामत है जो कि वालिदैन झट से पहचान लें कि भाई B12 की कमी है? पाँव में झंझनाहट जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि बच्चा शिकायत करेगा, अडल्ट भी शिकायत करेंगे। ये सारी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ बच्चों की नहीं है, वो किसी भी एज में विटामिन, कोई भी विटामिन हो, किसी भी ह्यूमन फ्रेम, किसी भी एज के ह्यूमन फ्रेम में असरअंदाज कर सकती है। अचानक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या कम हो गया, तो सडनली हमें जो है वो प्रोसेस, हमारा जो डिफेक्टिव प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मतलब वालिदैन अपने बच्चों को अमूमन खुराक में, क्योंकि माशाल्लाह आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आप बता सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, क्या ऐसा खिलाएं बच्चों को जो सारी कमियां हैं वो पूरी हो जाए? देखिए, ये अगर आप पूरा डिकेड देखें ना, 20 साल का, 2 डिकेड्स, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हमने कम क्या खाना शुरू किया, वो है सब्जियां। अगर सब्जियां खाते भी हैं तो हम कौन सी खाते हैं? हम खाते हैं नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं खाते, जो यूरिया से बनी हुई होती हैं। हमें खानी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो घर में आप हर जगह उगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग़िज़ा जो है ऑक्सीजनेटेड वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, उसमें सारी विटामिन होती हैं, ठीक है, उसमें सारे प्रोटीन्स होते हैं। अब कई दफा तो हम लेते ही नहीं है, तो हम कहाँ से उसको मैनेज करेंगे? और कई दफा लोग कहते हैं मशरूम्स की बहुत सारी अफादियत है, बट हम सोचते ही नहीं है मशरूम्स खाने के लिए। एग्जैक्टली, लोगों को खानी नहीं है। नहीं। अब शलजम के पत्ते हैं, भिंडी है, या जो हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ग़िज़ा में यूज ही नहीं करते हैं, और बच्चे आजकल खाते भी नहीं हैं। माँ बाप बच्चे क्या, अडल्ट भी नहीं खाते, और फिर वो ये कह देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा नहीं खाता, तो फिर हम एफर्ट ही नहीं करते, लेकिन एफर्ट करनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल दूं कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर सिर्फ वेजिटेबल्स खाती है, और उनमें मैंने ग़िज़ायत की बहुत कम, जो विटामिन्स हैं उसकी कमी मैंने बहुत कम देखी है। अच्छा, क्योंकि वो वेजिटेबल्स ही इतना खाते हैं कि उनमें ग़िज़ायत कम हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वो गोश्त तो खाते नहीं है। हाँ। हम ज़्यादातर गोश्त पे जाते हैं, और गोश्त के अंदर नुकसान ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है और नुकसान ज़्यादा है, निस्बतन के फ़ायदे कम है। ठीक है, तो और वेजिटेबल्स में फ़ायदे ज़्यादा है और नुकसान है ही नहीं। बिल्कुल, तो ज़्यादा बेटर है कि आप रोज़ाना आपकी डिश के साथ वेजिटेबल्स या तो आप सैलेड के तौर पे यूज़ करें, या फिर सब्जी को बना लें या पका लें, ये इम्पोर्टेंट है। अब कई दफ़ा सब्जी आप गोश्त वगैरह तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, बट सब्जी को अच्छा बनाना इज आर्ट। अगर सब्जी को अच्छा बनाना शुरू कर दें तो खुद ब खुद आपके बच्चे उस पर राग़िब हो जाएंगे। और कई दफ़ा आपके बच्चे वही चीज़ों पे जा रहे होते हैं, और अगर आप मैनिपुलेट कर दें। एक ज़माने पहले मैंने मूवी देखी थी, उसमें किसी ने कच्चे केले के कबाब बनाए, तो जो फैमिली बैठी हुई थी उन्होंने कहा यार बहुत अच्छे मीट के, आज कौन लाया है गोश्त? तो उन्होंने कहा कि गोश्त तो है ही नहीं है, तो उन्होंने कहा ये तो कच्चे केले के जो है कबाब है। तो दैट वाज फीलिंग के वो होता है जी। अभी इंटरनेशनल अब आप बाहर पे जाएं तो आप गोश्त वगैरह नहीं खा सकते। हाँ। तो वहाँ पे वेजी बर्गर्स शुरू हुए हैं, तो इम्पॉसिबल के नाम से मिल रहे हूँ। अच्छा, लिटरली क्या इट्स अ टेस्ट ऑफ मीट, और आप कोई बोल ही नहीं सकता कि वो जो है ये वेजिटेबल बर्गर है। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी आपके घर में, कि आपके विटामिन जितने ऑक्सीजनेटेड चीजें खाएंगे वेजिटेबल्स, आपके खुद ब खुद विटामिन्स आपके अंदर कमी नहीं होगी। सी फूड की भी उन बच्चों को खिलाना चाहिए। सी फूड आजकल ये कि बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, फिश नहीं खाते, प्रॉन्स नहीं खाते, बहुत चिक करते हैं, तो बच्चों को खिलाना चाहिए ये भी, ताकि उससे वेट बढ़े। फिश में जो सबसे खास बात है प्रोटीन्स है, हाई प्रोटीन्स है। दूसरा ओमेगा होता है और विटामिन ए होता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कोई चीजें नहीं होती, प्रोटीन ज्यादा होते हैं। ओके, मैंने कहा ना सब्जियों का कंपैरिजन किसी चीज से के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं। मैंने कहा ना हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये सारे गोश्त मछली और ये अंडा वगैरह कुछ नहीं खाते, वो खाते ही सिर्फ सब्जियां। और उनमें मैंने सबसे कम देखा है कि उनमें विटामिन की कमी हो। तो मतलब अगर हम अपनी जिंदगी में सब्जियां ही शामिल कर दें तो बहुत सी जो हमारे बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ ग्रीन्स पे जाते हैं, नथिंग एल्स। कितने लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ वेजिटेबल्स पे रहते हैं, वो खाते ही नहीं है गोश्त।
ये सबसे अच्छी और बात उनमें है। आप देखें तो स्लिम भी रहते हैं, स्मार्ट भी रहते हैं, उनमें बीमारियां भी कम होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, एंटी एजिंग भी होता है ना, एंटी एजिंग भी होता सब्जियों है। में। क्योंकि वो ग्रो कहाँ करता है? रूट्स में। और जी। रूट्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जी। तो ऑक्सीजन जितना आप खाएंगे, आप सोचें कि आपकी एनर्जी लेवल, आपकी जो ब्यूटी टेक सारी जी। चीजें जो हैं वो आपकी जो, और आपके रिंकल्स भी बहुत कम पड़ते हैं उससे, और आपका वेट लॉस कितना अच्छा रहता है, Weight आपकी loss बॉडी बहुत ह्यूमन अच्छा। फ्रेम जो है बहुत, आपकी मास जो अच्छा, है। तो डॉक्टर साहब सब्जियों का जूस बना के पिला सकते हैं बच्चों को? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बेस्ट जो जूस है वो है मिरेकल जूस, ABC जूस। ठीक है। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, वाओ। इससे बेहतरीन स्मूदी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। एप्पल ऊपर, बीटरूट जमीन में और कैरेट भी जमीन में। जबरदस्त। उसमें सारे विटामिन्स कवर करते हैं। इसको आप कहीं भी सर्च आउट करेंगे, इसको लिखा जाता है मिरेकल स्मूदी या मिरेकल जूस। ओके। तो मिरेकल जूस आप यूज करें, आपको तो क्योंकि बच्चों को कभी अक्सर होता है ना चबाने अच्छा, में प्रॉब्लम दूसरा होती एक बात है कि उसमें उस स्मूदी की, आजकल आपने देखा होगा स्मूदी का कितना बाहर फैशन हो जी, गया है। जी। तो स्मूदी मींस फ्रूट्स। स्मूदी में कोई दूध नहीं है, स्मूदी में सिर्फ फ्रूट्स हैं और Fruits सिर्फ और है। सिर्फ पानी है। बिल्कुल। और उसमें ना कुछ शुगर है ना कुछ ऐड करते हैं, उसमें प्योर जो है जूस आप बच्चों को पिला रहे हो या अडल्ट कोई भी आप पिए, खुद ब खुद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी ऑक्सीजनेशन, आपका फ्रेशनेस, आपकी ब्यूटी, सब कुछ ग्रो करेगा। बिल्कुल। इसी और के साथ विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन मिलते हैं। विटामिन मिलते हैं। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी प्यारी बहन कौन बात कर रही है? जी मैं शबाना बोल रही हूँ, मैं गुलशन इकबाल से बात कर रही हूँ। जी शबाना जी, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि असल में मेरे दोनों बच्चे जो है ना सीजर से हुए हैं ना। ठीक है। तो ये कि अब मुझे जो है ना थोड़ा बहुत कमर में जो है जरा दर्द भी रहने लगा है, और जो है ना मेरे घुटने से नीचे पंजे तक जो है ना कभी कभी इतना शदीद दर्द होता है और एक जलन सी महसूस होती है। तो ये कि शुगर भी है, लेकिन अब काफी हद तक कंट्रोल तो मैं कर चुकी हूँ मैं अपने शुगर को। ठीक है। तो ये कि पूछना है कि मुझे भी डॉक्टर ने विटामिन वो सर्बेक्स जी दिया हुआ था कैप्सूल खाने के लिए। तो ये कि अभी मैंने 1 हफ्ते से बंद की हुई हूँ। अच्छा, तो ये आपने क्यों बंद किए हैं वो टैबलेट्स? जी आपने टैबलेट्स क्यों बंद किए हैं खाना? और कोई आपको रिएक्शन होता था? असल में ना जरा मुझे मोशन वगैरह हो गए थे जरा तबीयत। ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि मोशन में ताकत की कैप्सूल नहीं लेने चाहिए। अच्छा। तो मैं नहीं ले रही थी। फिर कभी मैं एक दिन आयरन की लेती हूँ, तो कभी मैं एक दिन सर्बेक्सी ले लेती हूँ। ठीक है। तो आपकी एज क्या है शबाना, और अपना वेट भी मेरी बताइए। एज जो है अभी मैं 60 में, मेरे 2 साल अभी कम है। अच्छा, 58 की हैं आप। और जी, वेट जी। कितना है आपका? वेट जो है मेरा 54 है। 54 है, चले बहुत अच्छा ठीक है। वजन है। हाँ, Very बहुत good weight। आइडियल वेट है, बहुत जबरदस्त वेट है शबाना आपका। कैसा तो आज हम आपका अप्रिशिएट करेंगे। आप हमारा शो देखें, डॉक्टर साहब से पूछ के बताना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। क्या कैसा आज तो आपने 58 पे, इनका वेट माशाल्लाह से 54 केजी। देखें माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या कहते हैं ना किया हमारे खवातीन जो है वो किसी से कम नहीं है। ऑफ कोर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, इनका शबाना का ये सवाल है कि जो आपने सुना कि उनको दर्द होती है, कमर में भी दर्द होती है क्योंकि उनके बच्चे जो है वो ऑपरेशन से हुए हैं, तो प्रॉब्लम का शिकार है। अब उनको जो है वो बहुत ज्यादा जो है कमजोरी महसूस होती है। अच्छा, ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं उनमें एक स्पाइनल इंजेक्शन लगाया जी। जाता है, उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि जब आप विटामिन B12, B6 जैसे न्यूरोबेन का इंजेक्शन आप लगवा लें, उससे भी बहुत अफाका हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली, शदीद कमी जो होती है ना इन चीज़ों में, वो है विटामिन D की कमी। अच्छा। विटामिन D की कमी की वजह से आपके हील में, यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ पे और आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अनफ्रेश फीलिंग रहती है आपकी। ओके। और सारा दिन आप टायर्डनेस फील करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा जो है ना एंडोक्राइनल सिस्टम जो है पूरा उलट हो गया है। ओके। तो आपको उसको विटामिन D को जरूर चेक करना है। इनको 2 टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ऑफ कोर्स थायराइड ज़रूर कराएं, वो हर औरत को या हर किसी को भी एवरी ईयर तो एक दफ़ा थायराइड चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, विटामिन D और B12 जो है, साथ में CBC करा लें, हीमोग्लोबिन भी चेक कर लें, B12 ज़रूर चेक कराएं, B12 का टेस्ट करा लें और विटामिन D का करा लें। अगर उनमें कोई कमी आती है तो उनको जरूर वो पूरा करवा लें। ठीक है जी शबाना, आपकी जो सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और डॉक्टर साहब से जानते हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो क्या क्या चीजें वो अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं हमारे भाई और बहन। जी डॉक्टर साहब। विटामिन D की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विटामिन D बहुत सारी चीज़ों में मिलता ही नहीं है। ठीक है। विटामिन D सिर्फ आपको
न्यूट्रिशनल वे में लेना पड़ता है एज ए विटामिन, क्योंकि अगर वो कम होता है, कम होने की वजह यह है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम खाते हैं। विटामिन डी जो दो ही चीजों में मिलती है, एक तो सैल्मन फिश जो हमारे पाकिस्तान में सबसे मुश्किल तरीन काम है मिलना और महंगी भी बहुत है। सेकेंडली अगर वो फ्रोजन में मिलती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। थर्डली जो है विटामिन डी मशरूम्स में मिलता है, और वो भी आपको मैंने बताया वो हम सबसे कम खाते हैं। लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मशरूम्स खाने चाहिए, और मशरूम्स खाने की वजह एक नहीं भी है, ये है कि उसमें बोtulinum टॉक्सिन बहुत जल्दी डेवलप होता है, जिससे पैरालिसिस इफेक्ट होता है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए भी हम उसको अवॉइड करते हैं जी। तो विटामिन डी आपको न्यूट्रिशनल वे में लेने की जगह आपको विटामिन डी विटामिन्स में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे भले आप 2000 इंटरनेशनल यूनिट ले लें या 5000 इंटरनेशनल यूनिट ले लें या 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल पर वीक ले लें, क्योंकि विटामिन डी ही हमारी बॉडी का पूरा निज़ाम चलाती है। जितने भी विटामिन्स हैं उसका सरबराह जो है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी और हीमोग्लोबिन और जिंक और मैग्नीशियम और कैल्शियम एक साथ चैनल में चलते हैं। ठीक है, अगर उनको आपको एक साथ देखना है अच्छा, तो विटामिन डी को आपको ऊपर रखना बहुत जरूरी है। अब विटामिन डी से क्या क्या नुकसानात हैं? विटामिन डी का नुकसानात पहले तो ये है कि बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ेगी। बच्चे का जो यहाँ का जो तालू होता है वो बंद नहीं होगा, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, उसकी बोन्स वीक रहेंगी, बोन्स में से आवाज आना शुरू हो जाएगी, फुरफुरे बोन्स होंगे, बहुत लूज होगा बच्चा। फिर इसके बाद आईक्यू लेवल जब बच्चा बड़ा हो रहा होगा तो थका रहेगा, क्योंकि थका इसलिए रहेगा कि विटामिन डी और हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा एक रेशियो है। ठीक है, जब भी विटामिन डी कम होगा, डेफिशिएंसी होगी, तो आपकी 3 चीजें होंगी। एक तो हीमोग्लोबिन नीचे आ जाएगा। प्रेगनेंसी में जितने भी लोग जो आपके जो आयरन के ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं या ब्लड लगवा रही होती हैं खवातीन या डॉक्टर लगवा रही होती हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ विटामिन डी को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन को तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन विटामिन डी अगर सही नहीं है तो हीमोग्लोबिन कभी भी नहीं बढ़ेगा। चाहे वो आप 6 इंजेक्शन या 10 इंजेक्शन भी लगा लें, वो जहां बढ़ेगा फिर वो कम हो जाएगा। क्योंकि रेटिकुलोसाइटोसिस जो है वो विटामिन डी कंट्रोल करता है, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, हमारे आरबीसीज नए जनरेट होते हैं, वो विटामिन डी की वजह से। सेकेंडली विटामिन डी की कमी की वजह से सबसे खतरनाक चीज जो है वो अस्थमा एलर्जीज है। एक्सरसर्बेशंस ऑफ अस्थमा एलर्जी होता ही विटामिन डी की कमी की वजह से। अच्छा, हमारा जो पूरा निजाम थायराइड का वो विटामिन डी चलाता है। हमारा पूरा निज़ाम जो हमारी बॉडी का जो है एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम जो है वो पूरा विटामिन डी चलाता है। अब विटामिन डी के इम्पोर्टेंस में सबसे खास बात यह है कि जोड़ों में दर्द बहुत शुरू हो जाता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकन, सारा दिन आप बैठे रहेंगे, बाल उतरना कई दफ़ा शुरू हो जाते हैं, आपके उंगलियों में छोटे छोटे दर्द शुरू हो जाते हैं। अब उंगलियों के दर्द की बहुत सारी फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है। कभी कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कई दफ़ा अभी तो ये बहुत अच्छा ये एक पूरे डिकेड में 10 साल में आप देखें तो 10 साल में तो विटामिन डी को बहुत हाईलाइट किया गया, वरना पहले तो विटामिन डी को देखता ही नहीं था। पहले तो रूमेटॉइड और एसएलई और रूमेटिक फीवर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती थी जो हमें पता ही नहीं चलता था कि विटामिन डी सिर्फ ठीक करने से ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो विटामिन डी आपका बहुत बड़ा सोर्स है, और आपको सोर्स के लिए विटामिन डी लेना है रोजाना। अगर आप ले रहे हैं 2000 5000 या बहुत कमी है तो आपने 2 लाख यूनिट पर वीक ले लिए, आपको कंट्रोल करवाना है और इसको बढ़वाना है और इसको यूज करवाना है सनलाइट लेके। ठीक है, विटामिन डी अगर आपने ले लिया और आपने पी लिया वो सिर्फ पड़ा रहेगा, यूज नहीं होगा। अगर आप विटामिन डी यूज कराना है तो आपको धूप लेना बहुत जरूरी है। तो धूप जब लगेगी तो स्किन पे जाएगा, स्किन से वो विटामिन डी ट्रांसफर होता है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी जाएगा सीधा लिवर में, लिवर से वो ट्रांसफर होगा किडनीज में, किडनीज से फिर हमारे ब्रेन से पीटीएच का हार्मोन निकलता है, वो निकल के उसको अब्जॉर्व कराता है और इसको फेंकता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कैल्शियम मैग्नीशियम तो है, इसको अब्जॉर्व कराते हैं। अब अगर मैग्नीशियम कम है और विटामिन डी सिर्फ पड़ा हुआ है तो आपका अब्जॉर्व नहीं होगा विटामिन डी और यूज नहीं कर सकेंगे। तो आपको मैग्नीशियम भी प्रॉपर लेना है, कैल्शियम भी प्रॉपर लेना है और विटामिन डी भी प्रॉपर लेना है और सनलाइट की सोर्स लेनी है। तो सनलाइट डॉक्टर साहब कौन से टाइम जो है ना ऐसी सनलाइट होती है धूप, वरना लोग जब आपके 290 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर हो, मतलब कि 11 से लेके 1 बजे की जो धूप होती है वो सबसे बेस्ट धूप होती है। लोग समझते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप, लेकिन ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। धूप होती है 11 से 1
11 से 1 की जो धूप होती है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी जो नैनोमीटर्स हैं वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, रेज लगते हैं, तो कुदरती तौर पे आपका 50,000 इंटरनेशनल यूनिट कन्वर्ट होता है। अगर पड़ा हुआ है विटामिन डी थोड़े से तो आपके सिम्टम दूर करेगा, मगर प्रॉपर तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करने का मौका नहीं देंगे आप इसको। ओके, यूटिलाइज कराने के लिए धूप, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अच्छा, जहाँ जिस मुल्क में सोर्स नहीं है विटामिन सनलाइट की, तो वहाँ पे यूवी रेज की लाइट्स आती हैं, वो हम यूज कराते हैं। ऐसे नॉर्वे है या ऐसे हैं जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है, या ऐसे मुल्क हैं या ऐसे शहर हैं जहाँ पे सिर्फ बर्फ पड़ रही है, यहाँ पे सूरज निकलने का नाम ही नहीं है या बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पे यूवी लाइट्स यूज करते हैं जो विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, विटामिन डी की जो है अगर ज्यादती हो जाए तो भी खतरनाक है? ऑफ कोर्स कोई भी विटामिन टॉक्सिकोसिस होगा तो उसकी ज्यादती से हमेशा नुकसानात होते हैं। अच्छा, लेकिन वो यूटिलाइज करने से फौरन वो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं लेनी होती, जैसे विटामिन डी 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। कैल्शियम अगर लेना है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं लेना, फिर आपको स्टॉप कर देना है 1 महीना। फिर आपको कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो पहले लेना है और फिर स्टॉप कर देना है। जब भी तो चीजों को आपको टेपर डाउन करते रहना है, फिर ऑन करना है, फिर गिराना है, फिर ऑन करना है, फिर गिराना है। क्योंकि फिर लोग तो सालों सालों से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टैबलेट्स वगैरह सप्लीमेंट्स, और उनको पता नहीं होता तरीकेकार क्या है। ऑफ कोर्स, लेकिन एक टैबलेट जब आप यूज करते हैं, एक आप स्पेसिफिक यूज करती हैं, फर्ज करें स्पेसिफिक आपने आयरन यूज करना शुरू किया, स्पेसिफिक विटामिन डी देना शुरू हुआ, और स्पेशली टाइम भी आपको बता दूं कि विटामिन देने का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, या दोपहर के वक्त, खाने से पहले ले लें या खाने के बीच में ले लें, वो ज्यादा बेटर होता है। तो खाने के बाद नहीं लेना होता है। चाय के साथ कभी विटामिन नहीं लेना होता है। ओके, ये बहुत खास बात है कि चाय के साथ यूटिलाइजेशन इसकी खत्म हो जाती है कि चाय के साथ कोई विटामिन नहीं लेने होते, दूध के साथ भी नहीं लेने होते, हमेशा पानी के साथ लें, ठंडे पानी के साथ नहीं, हमेशा लूक वार्म वाटर के साथ लें। मैं आपसे और लूक वार्म वाटर ही हमेशा पीना चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। सारी चीजों की यूटिलाइजेशन हमारी लूक वार्म वाटर है। बिल्कुल। और पानी हमेशा खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली, बीच में भी आप पी सकते हैं, लेकिन जो बाद में पीते हैं वो बहुत खतरनाक है, उसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को जो सिरप होता है, जो हम अक्सर कोई डॉक्टर हमारे साहब लिख देते हैं बच्चों के लिए, जो भूख बढ़ाने का होता है, उसके भी स्पेसिफिक मतलब अगर वो लिखते हैं दिन में 3 दफा देना है, 2-2 चमचे पिलाना है, तो आप उसको कैसे, मतलब खाने से पहले दें, नाश्ते से पहले दें, या खाने के बाद, या किसी भी टाइम आप दे सकते हैं? जैसे एग्जांपल है लाइसिनोमेक्टिन, अगर वो किसी चीज में एडेड है तो आपको आधे घंटे खाने से पहले देना है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन, किसी विटामिन की प्रिस्क्रिप्शन ऐसी हैं जो दिन में 3 मरतबा है, ठीक है, कुछ विटामिन की प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ दिन में 1 मरतबा है। ओके, तो आपके डिपेंड करता है कौन सी विटामिन आप ले रहे हैं। ओके, विटामिन हमेशा 6 महीने लें, फिर आप स्टॉप कर दें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि विटामिन टॉक्सिकोसिस ना हो जाए। जी। अच्छा, अब हम बात करना चाहेंगे आयरन की कमी और उसकी अलामात, वो क्या होती हैं? आयरन की कमी तो हमने बात कर ली। जी। अच्छा, हम आयरन की कमी भी बात कर चुके हैं, इसी में आपने माशाल्लाह जवाबात ऐसे दिए कि वो आयरन की कमी भी उसके अंदर डिस्कवर हो गई। अच्छा, आयरन और हीमोग्लोबिन इससे, ठीक है, ठीक है, तो वो एक ही चैनल पे काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी की कमी भी हम बात कर चुके हैं? नहीं, विटामिन सी अभी हमने विटामिन सी की हम बात करते हैं। विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी की सबसे खास बात ये होती है कि आपकी स्किन जो है वो पहले झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, स्किन की खूबसूरती खत्म हो जाती है। ओ, विटामिन सी की कमी खास तौर पे जब अडल्ट एज में आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि दांतों में से खून रस रहा होता है, आपने देखा होगा, ब्लीडिंग इन गम्स, जी जी जी, और दांतों में जिंजोवाइटिस हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज होती ही विटामिन सी की कमी की वजह से, कि दांतों में से खून आना। विटामिन सी देना शुरू करें, बेहतर हो जाएगा। विटामिन सी और फॉलिक एसिड आपके माउथ की बहुत सारी चीजें ठीक कर रहा है। सेकेंडली, आपके जब बाल की स्ट्रक्चर खराब होता है, रूखेपन आते हैं, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। बहुत सारे आयरन जो हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट, जैसे विटामिन डी को मैंने कहा डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए, ऐसे विटामिन आयरन को और हीमोग्लोबिन, जो आयरन हीमोग्लोबिन एक ही बात है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन सी साथ नहीं दे रहे हैं तो आपको विटामिन सी जो है, आपके विटामिन जो है वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके। सेकेंडली, विटामिन सी की एक और खास बात यह है कि आपकी जितनी भी डिफेक्टिव चीजें हैं ज्यादा हो जाती हैं। एग्जाम्पल, यूरिक एसिड ज्यादा हो गया, या कॉपर ज्यादा हो गया, या कोई भी चीज ज्यादा हो गई बॉडी में, तो विटामिन डी इसको एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे यूरिक एसिड की बहुत बड़ा इलाज, जैसे हम एलोपेरेनॉल ले रहे होते हैं, लोगों को, अडल्ट लोगों को एलोपेरेनॉल देते हैं, और साथ में हम कहते हैं पानी ज्यादा पियो, वॉक ज्यादा करो। इसमें विटामिन सी का इससे ऊपर वाला रोल है।
Okay. विटामिन सी यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, अब ये लोगों को पता ही नहीं है। जी वो तो तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है। आपने अभी कोविड में देखा होगा विटामिन सी का कितना जोर था कि बहुत विटामिन ज्यादा सी लोग कहते थे रुझान था, विटामिन जी। सी पिए। विटामिन सी हमारे ब्रेन के लेवल को, ब्रेन के जो जितने भी इंजाइम्स हैं उसको डेवलप करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं, हमारी चीज़ें हमारे बीमार होने से बचाते हैं। जैसे आप देखें कि अल्लाह ताला ने जितने भी सार फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, वो सर्दियों में उतारे हैं। जी सर्दियों में बीमारियां ज्यादा होती हैं, एग्जैक्टली वो फ्रूट खाने से आपकी बीमारियां कम हो जाती हैं। और अब उसमें लोगों ने विटामिन सी, एक्स्ट्रा विटामिन सी होते हैं, जैसे बिल्कुल, ऑरेंजेस। जी। आप रोज ऑरेंज जूस पिए, उसमें विटामिन सी भरपूर है, बिल्कुल। आपकी बीमारी 70% कम हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि लोग जो है वो खाते ही नहीं ऑरेंज के, हमारा गला खराब हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि ये हमारी इलिटरेसी है, जी, मिथ्स है, myths है। मिसपरसेप्शंस है, वरना अल्लाह ताला ने आप देखें कि अनार, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीजें सर्दियों में इस सीजन में उतारी हैं और सर्दियों के फौरन बाद ये चीजें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई जो भी आपके मौसमी फ्रूट्स हों वो जरूर खाने Of चाहिए। course. लास्ट जो विटामिन सी का जो रोल है वो सबसे बड़ा रोल डोपामिन सेरोटोनिन में कन्वर्जन है। ओके। हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज है, फाइब्रोमाइल्जिया है, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो दिमागी ताल्लुक रखती है, डोपामिन और सेरोटोनिन से ताल्लुक रखती हैं। उसमें विटामिन सी जो है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। ओके। अब उसकी कन्वर्जन कम हो जाती है जब डोपामिन सेरोटोनिन में विटामिन सी नहीं होता। तो विटामिन सी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को आज तक नहीं पता कि विटामिन सी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज़रूरी और बहुत अहम बात जो डॉक्टर साहब ने हमें समझाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा शो अच्छा लगा होगा। डॉक्टर साहब, टाइम जो है वो पता नहीं कहाँ हवाओं में उड़ जाता है, हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं टाइम पता ही नहीं चलता। ऑफ कोर्स, इसलिए कि आप होस्ट इतनी अच्छी है, Thank आपको you so सवालात का जवाब लेना बहुत अच्छी तरह आता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना Thank you very चाहूंगी, much जी। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम Thank निकाला। you जी। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।